नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरे साथ 16 अन्य सच और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड ने मुसीबत लोगों की बढ़ा दी है। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की कुछ टॉप वीडियोस के साथ। लद्दाख के कारगिल और जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में भारी बारिश और बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ आ गई। कारकिचू, बडगाम और चौस्कोर गांव में घरों, सड़कों, वाहनों और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। देखिए, सैलाब में कारें बह गई। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में वीरवाह इलाके में भारी बारिश के बाद सुखनाग नाला उफान पर आ गया। देखिए कैसे तेज बहाव में पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भर भरा कर बह गया। कई दुकानें तबाह हो गई। बारिश के चलते पीने के पानी की सप्लाई भी बाधित हुई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मनवार नदी में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ के तेज बहाव में कई वाहन बह गए, जबकि कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राजौरी का न्यू बली बस स्टैंड पूरी तरह तबाह हो गया। बाढ़ के पानी में कई वाहन और सामान बह गए। पानी कम होने के बाद लोग अपने बह चुके वाहनों और सामान की तलाश में मौके पर पहुंच रहे हैं। प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और राहत एजेंसियां लगातार रेस्क्यू और राहत कार्य में जुटी हुई है। राजौरी इलाके में लगातार बारिश का कहर जारी है। इस वक्त हम मनवर नदी के किनारे हैं। तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि इसी इलाके में जो है 2 दिन पहले भीषण बाढ़ आई थी और यहाँ पर एक जो है न्यू बेला बस स्टैंड था और न्यू बेला बस स्टैंड की तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा पानी यहाँ पर आया था कि 200 के करीब गाड़ियाँ जो है यहाँ से बह चुकी थी। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर जो है भीषण बाढ़ आई थी और लोगों की 200 के करीब गाड़ियाँ यहाँ पर बह चुकी थी। लगातार प्रशासन की तरफ से यहाँ से कई लोगों को जो है रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार हो रही भारी बारिश के बाद कई इलाकों में हालात गंभीर बने हुए हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले करीब 300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है। राजौरी में भयंकर बाढ़ ने जो है काफ़ी तबाही जो है इस इलाके में मचाई है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस वक्त जो है राजौरी इलाके में जो है एनडीआरएफ का एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और लगातार जो लोग इसमें बहे थे उनकी तलाश जो है वो की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में जो है कि व्यक्ति जो है उस वक्त अपनी पीएचई का मुलाजिम था और जो अपनी ड्यूटी जो है इस इलाके में दे रहा था, उसके भी बह जाने की खबर है। उसके बाद से ही बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में अखनूर में भारी बारिश की वजह से चिनाब का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। भारी बारिश की वजह से स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने रियासी में सलार डैम के सभी गेट खोल दिए हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का हाई अलर्ट जारी किया गया है। अनाउंसमेंट की गई है, लोग अलर्ट रहें। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण जो है चिनाब दरिया का जलस्तर जो है लगातार बढ़ रहा है। तस्वीरें साफ तौर पर आप चिनाब दरिया की देख सकते हैं। लगातार ये जियापोता घाट है, वहाँ पर जो लगातार है जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये व्यू पॉइंट है और व्यू पॉइंट बिल्कुल जो है पानी में डूब चुका है। और इस तरफ आप देख सकते हैं एक मंदिर है, मंदिर भी जो है पूरी तरह से जो है पानी में डूब चुका है। लगातार प्रशासन की टीमें जो हैं वो मौके पर पहुँची हैं और लोगों को जो है लाउड स्पीकर के जरिए जो है बताया जा रहा है कि वो जो है चिनाब दरिया के पास ना जाएं, क्योंकि लगातार चिनाब दरिया का लेवल, जो पानी का लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसी बीच आपको बताया जाए, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक आतंकी हमला हो गया, जिसमें पुलिसकर्मी आशिक हुसैन शहीद हो गए। अनंतनाग के कोकेरनाग इलाके में यह हमला तब हुआ जब आतंकियों ने अचानक से फायरिंग कर दी। घटना का वीडियो भी सामने आया है। ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये गोलीबारी दोपहर करीब 12:30 बजे हुई है। अनंतनाग के लाल चौक इलाके में हुई है। लाल चौक आपको समझ में आएगा, वैसे भी बड़ा संवेदनशील वो पहले माना जाता था। उन्होंने बताया कि पहले ड्यूटी पर तैनात एक हेड कांस्टेबल घायल हो गया और उसे अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और हमलावरों का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये हमला हुआ। ये देखिए,
ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई जिस वक्त ये हमला हुआ, अनंतनाग में पुलिस पर आतंकी हमला हुआ, जिसका एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। और ये दोपहर करीब 12:30 बजे का ही समय रहा होगा जब ये लाल चौक पर अचानक से हमला होता है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मोहम्मद निसार रसूल संवाददाता श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा निसार, आप ही का रुख करते हुए, एकदम से अटैक किया गया, एकदम से आतंकियों की ओर से हमला किया गया, अस्पताल ले जाया गया पुलिसकर्मी को, लेकिन वहां पर उनकी जान चली गई। जी बिल्कुल मनीषा, देखा तो जिस तरह से आज सुबह 12:30 बजे के करीब जो अनंतनाग का जो लाल चौक है कि कस्बा है, वहाँ पे हर वक्त वहाँ पे हर दिन वहाँ पे लोगों की भारी भीड़ रहती है, काफी रश रहता है। तो वहाँ पे जो श्री अमरनाथ जी यात्रा है उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे मामूल के मुताबिक जो सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान वहाँ पे ड्यूटी देते थे। और जिस तरह से जो आशिक हुसैन जिसका ताल्लुक जो कीरी जो बडगाम जिले से बताया जाता है, तो वहाँ पे वो मामूल के मुताबिक ड्यूटी दे रहा था जब एक वहाँ पे जो एक डीजे जो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स की एक मशहूर दुकान है, वहाँ पे किसी चीज को लाने के लिए गए थे। जब वहां से उस दुकान से वापस निकल रहे थे तो उस दौरान वहां पे जो टेररिस्ट नुमदार होते हैं जिन्होंने उसके सर में वहां पे 3 गोलियां चलाई है। उसके बाद अगरचे मुकामी लोगों की मदद से जो वहां पे सिक्योरिटी एहलकार थे जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शामिल थे, सीआरपीएफ के जवान शामिल चल रहा है। क्या फिलहाल कोई इनपुट या कोई किसी प्रकार से इंटेलिजेंस की ओर से कोई जानकारी मिल पाई है क्या निसार, कि किसी बड़े आतंकी संगठन के साथ जुड़े हुए आतंकी हैं, जिस संगठन के साथ जुड़े हुए आतंकी हैं उसका नाम सामने आया हो, कहां से मदद मिल रही थी, यहां पर कैसे पहुंचे, किन लोगों ने इनकी मदद की यहां तक पहुंचने के लिए, ये इस बारे में कोई जानकारी? जी मनीषा, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से अगर पुलिस की बात की जाए तो उन्होंने जिस तरह से जो वहाँ पे मुकामी जो शॉपकीपर्स है उनकी मदद से जो फुटेज हासिल की है, तो वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर एक जो नामालूम जो टेररिस्ट है उसकी वाज़ह तौर पर तस्वीर शाया हो जाती है। हालांकि पुलिस ने अभी तक वहाँ पे उसका नाम डिक्लेयर नहीं किया, उसकी तंजीम का नाम डिक्लेयर नहीं किया। फिलहाल यहाँ पे बड़े पैमाने पर जो क्रैकडाउन है, जो अंडरग्राउंड वर्कर्स होते हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया है। तकरीबन यहाँ पे 1000 से लेकर 1200 तक यहाँ पे जो मशकूक अफराद होते हैं, जो अंडरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, जिसमें कुलगाम है, शुपाया, पुलवामा, अनंतनाग शामिल है, वहां से उनको हिरासत में एहतियात ले जाया गया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो तवक्का की जाती है कि जिस तरह से जो पुलिस पहल कर रही है, तो तवक्का की जाती है कि आज शाम तक जो वहां पे जिसकी तस्वीर वहां पे शाया हुई है, जिसकी तस्वीर वहां पे सामने आई है, जिसकी जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है, तो उसकी पूरी डिटेल मंजर आम पे आएगी। क्योंकि अनंतनाग से भी ये इतला फराम हो रही कि वहां पे भी बहुत सारे जो अंडरग्राउंड वर्कर्स होते हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और उनसे लगातार वहां पे पूछताछ की जा रही है कि ये जो ममनुआ टेररिस्ट है। बिल्कुल, हालांकि अभी बहुत कुछ जानकारी जो है वो साफ तौर पर निसार नहीं मिल पा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा निसार। और अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े चल रहे युद्ध की। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध लगातार 11वें दिन में प्रवेश कर चुका है। 11वें दिन भी जारी रहा। अमेरिका ने लड़ाकू विमानों से ईरान का आसमान और मिसाइलों से धरती कपाकर रख दी है। हालांकि इसमें अमेरिका का भी कम नुकसान नहीं हो रहा। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बाकायदा अमेरिकी संसद में बताया है कि अब तक इस युद्ध पर 38 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। 38 अरब डॉलर। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक नई धमकी दे डाली। वो धमकी है क्या, वो आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अमेरिका ने लगातार 11वीं रात ईरान पर हमले किए। अमेरिका ने ईरान के 5 शहरों पर बम बरसाए। ईरान के भी जॉर्डन और बहरीन पर हमले।
अमेरिका ने तड़के ईरान के 5 शहरों में एक साथ एयर और मिसाइल स्ट्राइक की। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक चाबहार, कोनारक, तबरीज, बेहबहान और ओमीदियेह को निशाना बनाया गया। सीज फायर टूटने के बाद ये लगातार 11वीं रात है जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। ईरान के कई शहरों में हवाई हमले और विस्फोट हुए। राजधानी तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय होने की आवाजें सुनी गई। उत्तर पश्चिम में स्थित तबरीज शहर के एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाए जाने की खबर है। वहीं खुजेस्तान प्रांत के ओमीदियेह, माहशहर और बेबहान शहरों में भी विस्फोट हुए। इसके अलावा हॉर्मुज के पास सीरिक शहर में धमाके सुने गए। दक्षिण पूर्वी सिस्तान प्रांत के चाबहार और कोनारक शहरों में भी हमले होने की जानकारी मिली है। इससे क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के अंदर हमलों के निशान दिखाई दे रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब बुशहर शहर को निशाना बनाया गया है। इससे पहले भी हमलों में इस न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान पहुंचा था। हालांकि ईरानी अधिकारियों का कहना है कि न्यूक्लियर प्लांट अब भी काम कर रहा है। ईरान की सेना ने भी दावा किया है कि उसने जॉर्डन और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया। ईरानी सेना के बयान के अनुसार जॉर्डन के अजराक स्थित मुवफ्फाक सल्ती एयरबेस पर सैनिकों के रहने वाले कैंप और गोदामों को निशाना बनाया गया। वहीं बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर गोला बारूद, गोदामों, हैंगर पर भी ड्रोन हमले किए गए। हालांकि जॉर्डन ने दावा किया है कि ईरान ने उसके खिलाफ 6 मिसाइलें दागी, लेकिन जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम ने इनमें से 4 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, जबकि 2 मिसाइलें दूर दराज के इलाकों में गिरी। फिलीपींस की राजधानी मनीला में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका अब भी ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल हुआ तो और खतरनाक मिसाइल हमला होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जल्द ही ईरान के परमाणु ठिकाने पीक एक्स माउंटेन पर हमला कर सकता है। ये एक बेहद सुरक्षित पहाड़ी बंकर है, तो ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तो वो भी अमेरिकी न्यूक्लियर प्लांट पर हमले कर सकता है। पीकेक्स माउंटेन तेहरान से करीब 220 किलोमीटर दक्षिण और नतांज परमाणु केंद्र से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। ये पहाड़ के भीतर करीब 100 मीटर गहराई में बनाया जा रहा अंडरग्राउंड परिसर है। इसकी शुरुआत 2020 में नतांज केंद्र में हुए विस्फोट के बाद हुई थी। ईरान ने तब पहाड़ के भीतर इसे बनाने का ऐलान किया था। अमेरिका स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिलता है कि परिसर का निर्माण अभी जारी है और ये फिलहाल पूरी तरह चालू नहीं हुआ है। हालांकि भविष्य में इसका इस्तेमाल परमाणु कार्यक्रम से जुड़े सेंट्रीफ्यूज निर्माण के लिए किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह ठिकाना इतनी गहराई में है कि अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम भी इसे पूरी तरह नष्ट करने में सक्षम नहीं हो सकते। धमकियों और चेतावनियों के बीच ऐसा लग नहीं रहा कि फिलहाल युद्ध रुकने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और जिसका डर था वही ईरान ने दांव चल दिया। यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के एक चेतावनी भरे बयान के बाद सऊदी अरब ने के 3 तेल टैंकरों ने लाल सागर में मुड़कर अपनी दिशा बदल दी है, अपना डायरेक्शन बदल दिया है। ये टैंक भारत और चीन के लिए कच्चा तेल ले जा रहे थे। हुतियों की धमकी आई और धमकी के बाद टैंकर अब स्वेज नहर की ओर जाने लगे हैं। सवाल ये है कि क्या हॉर्मुज से लाल सागर जंग शिफ्ट हो गई है?
चीन के टैंकरों ने रेड सी में यू टर्न लिया। हुती विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर हमले की धमकी दी थी। सऊदी से कच्चा तेल लेकर जा रहे थे टैंकर। चीन के टैंकरों शिन लॉन्गयांग, रोडोस और अमेज़न ने रेड सी में रास्ता बदला। सऊदी अरब का कच्चा तेल लेकर चीन जा रहे 3 तेल टैंकरों ने रेड सी में यू टर्न लेकर अपना रास्ता बदल लिया। तीनों जहाज बाब अल मंदेब स्ट्रेट की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों की धमकी के बाद वापस उत्तर की ओर स्वेज नहर के रास्ते लौट गए। जानकारी के मुताबिक इनमें से एक सुपर टैंकर शिन लॉन्गयांग सऊदी अरब के यनबू बंदरगाह से करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर चीन के लिए रवाना हुआ था, लेकिन जहाज बाब अल मंदेब स्ट्रेट पहुंचने से पहले ही रुक गया और फिर यू टर्न लेकर स्वेज रूट की तरफ लौट गया। रोडोस और अमेज़न ने भी लौटना उचित समझा। शिन लॉन्गयांग वीएलसीसी ने चीन के लिए 20 लाख बैरल तेल लोड किया था। रोडोस ने भारत के लिए करीब 7 लाख बैरल तेल लिया था। अमेज़न भी भारत के लिए तेल लेकर जा रहा था। ऐसे में टेंशन भारत की भी बढ़ गई। तीनों टैंकरों ने अपना ट्रैकर बंद कर दिया, जिससे उनकी लोकेशन छिपाने की कोशिश साफ दिखी। दरअसल हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी का ऐलान किया था। इसके बाद उन्होंने दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों को ईमेल भेजकर चेतावनी दी कि सऊदी अरब के किसी भी बंदरगाह पर माल लादने या उतारने वाले जहाजों को उनकी सैन्य पहुंच के भीतर कहीं भी निशाना बनाया जा सकता है। ईरान समर्थित यमन के हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के जहाजों को चेतावनी दी है कि वे लाल सागर का इस्तेमाल न करें, यानी ये जंग अब हॉर्मुज से बाब अल मंदेब तक पहुंच गई है। दुनिया के 2 सबसे अहम समुद्री रूट हॉर्मुज स्ट्रेट और बाब अल मंदेब अलग अलग जगहों पर हैं, लेकिन ईरान दोनों पर कंट्रोल करता दिख रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। इसी रास्ते से सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और ईरान जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों का तेल दुनिया तक पहुंचता है। वहीं बाब अल मंदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। यह हिंद महासागर, मिडिल ईस्ट और स्वेज नहर के बीच जहाजों की आवाजाही का प्रमुख रास्ता है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट और बाब अल मंदेब दोनों समुद्री रास्तों पर एक साथ संकट गहराता है, तो दुनिया को एक नए तेल संकट का सामना करना पड़ सकता है। हुती विद्रोही यमन के उत्तरी हिस्से में रहने वाले जायदी शिया समुदाय का एक सैन्य संगठन है। इसकी शुरुआत 1990 के दशक में एक धार्मिक आंदोलन के रूप में हुई थी। हुती यमन की सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाते थे। 2011 में ट्यूनीशिया से शुरू हुई अरब क्रांति की लहर यमन भी पहुंची। उस समय राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह करीब 33 साल से सत्ता में थे। युवाओं के प्रदर्शन की वजह से उनकी गद्दी छिन गई। फरवरी 2012 में अब्द रब्बू मंसूर हादी राष्ट्रपति बने, लेकिन उनकी सरकार कमजोर थी। हुती विद्रोहियों ने इसका फायदा उठाया और सितंबर 2014 में राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। हालात इतने बिगड़ गए कि 2015 में राष्ट्रपति हादी को देश छोड़कर सऊदी अरब में शरण लेनी पड़ी। हादी के पद छोड़ने के बाद से यमन पर किसी एक सरकार का कंट्रोल नहीं है। हुती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन मिलता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार को सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों का समर्थन मिलता है। अगर हुती हमले बढ़े तो एशिया जाने वाले तेल टैंकरों को स्वेज नहर से भूमध्य सागर होते हुए अफ्रीका के चारों ओर घूमकर जाना पड़ेगा। इससे यात्रा में कई हफ्ते लग जाएंगे, जिससे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। हालांकि इस बाब अल मंदेब में नाकेबंदी मुश्किल है, लेकिन हुतियों की ओर से सऊदी से जुड़े जहाजों पर हमला किया जा सकता है, जो सऊदी अरब के लिए नया सिरदर्द बन गया है।
डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले सऊदी अरब का दौरा किया और मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनकी यारी बेहद करीबी है। हाल ही में दोनों देशों ने न्यूक्लियर को लेकर एक समझौता भी किया है जो ईरान को और भड़काने वाला है। ऐसे में दुनिया के तेल बाजार पर इस क्लैश का क्या असर दिख सकता है? भारत और चीन जैसे बड़े तेल एक्सपोर्टर देशों को महंगाई और आपूर्ति में देरी का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर हुती विद्रोहियों की धमकी, सऊदी पोर्ट से दूर रहे जहाज, नहीं माने तो एक्शन लेंगे। हुती विद्रोहियों ने दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों को धमकी दे डाली है। सऊदी अरब के बंदरगाहों पर माल लादने से बचे और पोर्ट से दूर रहे, ये धमकी दी गई है। और अगर कोई जहाज नहीं मानता है या फिर कोई उनकी कहने को, जो उन्होंने कहा है, उनका कहा नहीं मानता, उनकी बात नहीं मानता, तो फिर वो हमला करेंगे, ये भी उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया। सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी गई है। हुतियों की चेतावनी है, सऊदी बंदरगाहों से दूर रहे जहाज, नहीं तो बड़ी कार्रवाई होगी। तो एक बड़ा अपडेट हुती विद्रोहियों की तरफ से धमकी के बाद, हालांकि टैंकर्स की तरफ से अपना रूट भी बदल दिया गया है। हुती विद्रोहियों की धमकी, सऊदी पोर्ट से दूर रहे सभी जहाज, और अगर हमने जो कहा वो नहीं माना तो फिर कार्रवाई होगी। विद्रोहियों ने दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों को धमकी दे दी है, सऊदी अरब के बंदरगाहों पर माल लादने से बचें। 3 तेल टैंकरों ने लाल सागर में यू टर्न भी ले लिया है। ये उसी के बाद से जो गतिविधियां हैं वो चल रही हैं। अब क्या हॉर्मुज से ये लाल सागर में शिफ्ट हो गया है क्या युद्ध, या फिर हो जाएगा शिफ्ट? ये एक बड़ा सवाल इसी के साथ। और अब बात राम मंदिर की, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट की दूसरी बड़ी बैठक हुई जिसमें बड़ा फैसला लिया गया है। 5 संतों को मंदिर का कार्यभार सौंपा गया है। यहाँ पर ट्रस्ट की तरफ से 5 संतों को सौंपा है धार्मिक कामकाज। इसके अध्यक्ष गोविंद देव गिरी होंगे। गोविंद देव गिरी जो कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष थे, अब वो उनके देखरेख में कामकाज भी होगा, लेकिन सीईओ की नियुक्ति लटकी हुई है अभी भी। उसके लिए 1 महीने का इंतजार करना होगा। 2 सितंबर को अगली बैठक होगी सीईओ को लेकर। अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा। महासचिव पद पर भी अभी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि ये ट्रस्ट के खुलासे के बाद दूसरी बड़ी बैठक थी, इसमें अटकलें लग रही थी कि महासचिव पद पर सस्पेंस जो बरकरार है, हो सकता है कि उस पर कोई फैसला ले लिया जाए। लेकिन फिलहाल 5 संतों की उनको पूरी तरीके से ट्रस्ट का जो कामकाज है वो सौंप दिया गया है। अब ये बैठक के दौरान की ये तस्वीरें सामने आई हैं। आज बड़ी बैठक हुई, 5 संतों को मंदिर के कामकाज को सौंप दिया गया है। ट्रस्ट का पूरा कामकाज 5 संत देखेंगे और गोविंद देव गिरी जो कि कोषाध्यक्ष थे, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं ये उसी दौरान की है जब बड़ी बैठक आज हुई। ये दूसरी बड़ी बैठक थी। हालांकि इसमें सीईओ को लेकर, जो पद को लेकर अभी भी इंतजार करना होगा। 2 सितंबर को अगली बैठक होगी। महासचिव पद पर जो सस्पेंस बरकरार था वो अभी भी बरकरार है। उसको लेकर भी फिलहाल कोई निष्कर्ष जो है वो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल ये बैठक के दौरान की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, इसमें तमाम साधु संतों की मौजूदगी है और गोविंद देव गिरी जो कि कोषाध्यक्ष हैं, उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उनकी देखरेख में पूरा कामकाज किया जाएगा। जन्मभूमि का तीर्थ क्षेत्र है। ये देवालय है, ये एक मंदिर है और इस मंदिर में और मंदिर के परिसर में बने हुए सारे मंदिरों में पारंपरिक वैदिक परंपरा के अनुसार, रामानंदीय संप्रदाय के अनुसार सेवा पूजा पद्धति उत्तम रीति से चलती रहे, यह देखना यह सबसे केंद्रीय कार्य है। हम लोग यहाँ पर प्रभु की सेवा के लिए हैं। भगवान यहाँ पर विराजमान है और उनकी सेवा योग्य पद्धति से की जाए, यह
देखना यह हमारा दायित्व बनता है। इसलिए आज हम लोगों ने धार्मिक समिति का पुनर्गठन किया है और मुझे आपको एक वाक्य में बतलाना आवश्यक है कि आज हम मंदिर का सारा धर्म कार्य का भार, उसका दायित्व अयोध्या के संतों को सौंप रहे हैं। इसको आप ध्यान में लीजिएगा। यह धार्मिक समिति जो बनी है उसमें अयोध्या से 5 नाम हैं। पहला, पूज्य महंत श्री कमल नयन दास जी महाराज मणिराम छावनी से, स्वामी श्री रामानंद दास जी महाराज राम कथा कुंज, स्वामी श्री राजकुमार दास जी महाराज रमा वल्लभा कुंज, स्वामी श्री मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज और हमारे स्वामी श्री दिनेंद्र दास जी महाराज निर्मोही अखाड़े के, ये न्यास में भी हैं और अयोध्या के हैं। इसलिए ये अयोध्या के 5 संत, इसके पश्चात यहाँ की सारी धार्मिक क्रियाकलापों के अधिकारी होंगे। इस बात को ध्यान में लीजिए। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात कर लेते हैं सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट की, जिसमें युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम ही संग्राम छिड़ा है। दरअसल लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन कर रहा है। 21 जुलाई को राहुल गांधी ने पीएम आवास के पास सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था। कल वो तस्वीरें सामने आई थी और आज की बात करें तो राहुल गांधी समेत सभी कांग्रेस सांसद काला कपड़ा पहनकर संसद भवन पहुंच गए। मकर द्वार पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को दोहराया विपक्ष ने एक साथ काले कपड़े पहनकर। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में 2 टूकी कह दिया कि जब तक शिक्षा मंत्री यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाएगा तब तक सदन में चर्चा नहीं होने देंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में भयंकर जोरदार हंगामा हुआ, जिसके बाद दोनों ही सदनों की कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा। इधर राहुल गांधी के पीएम आवास पर प्रदर्शन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज देश भर में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पटना समेत कई शहरों में कई जगहों पर दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं के बीच में हिंसक झड़प भी हुई। कुछ तस्वीरें और कुछ खबरें भी सामने आई, लेकिन इन सब के बीच सवाल बड़ा है। सवाल है कि सड़क से लेकर संसद तक ऐसे ही घमासान होता रहेगा तो फिर समाधान का रास्ता कैसे निकलेगा? संसद में कैसे गतिरोध खत्म होगा? सिर्फ हंगामा तो संसद में, तो फिर काम कब होगा? सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी, काले कपड़े पहनकर हल्ला बोल और भयंकर आक्रोश। सीजेपी प्रोटेस्ट में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर विपक्ष ने मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सड़क से लेकर संसद तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस सांसद काला कपड़ा पहनकर संसद पहुंचे, मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। वजह सीजेपी के प्रोटेस्ट में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर 21 जुलाई को पीएम आवास के पास धरना दे रहे राहुल गांधी को जिस तरह हटाया गया। हटाने के दौरान राहुल को चोट आई, इससे कांग्रेस नेताओं का गुस्सा भड़क उठा। कांग्रेस नेताओं ने सड़क से संसद तक सरकार के खिलाफ विरोध के सुर बुलंद कर दिए। तो हमें मालूम है 152 152 पेपर लीक हुए। स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं 8-8 10-10 घंटे 3-4-5 साल के लिए, और फिर लास्ट मिनट उन्हें बताया जाता है देखिए जिनके पास पैसा है
40 लाख रुपए जिनके पास है, 50 लाख रुपए जिनके पास है, वो पेपर खरीद सकते हैं। आपकी ईमानदारी का, आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। तो स्टूडेंट ये सवाल पूछ रहे हैं, पेपर लीक होता है, 7.5 करोड़ युवाओं का नुकसान होता है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ। पेपर लीक और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर कांग्रेस ने आर पार का मन बना लिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को दोहराया। सरकार के सामने कांग्रेस ने 5 मांगे रखी। पहला, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। दूसरा, गृह मंत्री का दोनों सदनों में बयान हो। तीसरा, सदन में इस मामले की विस्तृत चर्चा। चौथा, छात्रों के मुद्दों को सुना जाए। पांचवा, प्रदर्शन के दौरान हिंसा की निष्पक्ष जांच हो। इन्हीं मांगों को कांग्रेस ने संसद में उठाया। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 टूक कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें तभी चर्चा होगी। अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाए। ये जो इंडी अलायंस गठबंधन है, उसका व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, गैर जिम्मेदाराना। और यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। संसद की मर्यादाओं को तार तार करके ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। जबरदस्त हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा में भी सीजेपी के प्रोटेस्ट में युवाओं पर लाठीचार्ज और पेपर लीक कांड का मुद्दा गूंजा। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस मुद्दे को उठाकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग लिया। सर, हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन। Then one more. आप चर्चा में if you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर। अध्यक्ष महोदय जी, adjournment motion 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुए पुलिस एक्शन के मुद्दे पर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। स्पीकर ने कांग्रेस और बीजेपी को बोलने का मौका दिया तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव नाराज हो गए। उन्होंने स्पीकर पर बोलने का मौका नहीं देने का आरोप लगाया। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी 1 मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर भड़के आक्रोश और हंगामे की वजह से लगातार तीसरे दिन दोनों ही सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लेकिन सवाल है कि ऐसे ही कोहराम मचेगा तो संसद में काम कैसे होगा, संसद में गतिरोध खत्म कैसे होगा, और सवाल ये भी है कि पेपर लीक पर मचे घमासान का समाधान कैसे निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
तो वहीं पेपर लीक और कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोटेस्ट में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा ही हंगामा बरपा है। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कल राहुल गांधी ने पीएम आवास के पास प्रदर्शन किया था, जिसके विरोध में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हर राज्य में, हर शहर में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर दिया। ये तस्वीरें देखिए। इसी दौरान आपको बताएं कि पटना समेत कई जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में हिंसक झड़प भी हुई है। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। भयंकर हंगामा हुआ, जबरदस्त बवाल हुआ, प्रदर्शन के नाम पर भीषण संग्राम हुआ। देश के कई हिस्सों में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक टकराव हुआ। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ के रायपुर की है, जहां प्रदर्शन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिसके बाद पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दूसरी तस्वीर बिहार की राजधानी पटना की है, जहां बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच उस समय जोरदार झड़प हुई जब बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान पथराव और लाठीबाजी शुरू हो गई। पटना में कांग्रेस दफ्तर के बाहर छिड़े इस घमासान में कई लोगों को चोट आई। कार्यालय के बाहर देखिए रोएबाजी शुरू है। यहाँ रोएबाजी हो रही है। कांग्रेस के जो तमाम कार्य बीजेपी के कार्यकर्ता, ये देखिए बीजेपी के भी कार्यकर्ता जो है वो जो है कह रहे हैं किस तरह से रोएबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में किस तरह से भिड़ गए हैं और ये बिल्कुल साफ आप देख सकते हैं किस तरह से जो रोएबाजी है। वो क्या कहेंगे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, इन गुंडों के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। हम लोग ये लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, हम लोग कोई तरह से खुलेआम पत्थरबाजी हो रही है। आपको तस्वीरें अब जो है प्रशासन के लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ देखिए किस तरह से जो है कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच जो है किस तरह से देखिए खुलेआम जो है अब जो है थोड़ा लड़ाई हो रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हो किस तरह से। और इधर तो देखिए किस तरह से जो लड़ाई है और पुलिस से तो देखिए किस तरह से जो पत्थरबाजी है वो देखिए। कांग्रेस सदाकत आश्रम की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, हम यहाँ पे मौजूद है और ये देखिए कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच ये जो रोएबाजी है वो शुरू है। सदाकत पुलिस भी यहाँ मौजूद है लेकिन पुलिस कुछ कर पा नहीं रही है। पटना में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच जमकर लाठी डंडे चले। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाए और ये सब कुछ पटना पुलिस की मौजूदगी में होता रहा। कांग्रेस कार्यालय किस तरह से रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से जो कांग्रेस कार्यालय है वो रण क्षेत्र में तब्दील है और किस तरह से रोएबाजी हुई है, जमकर रोएबाजी हुई यहाँ पर और कांग्रेस के कार्यकर्ता रोएबाजी होकर चले गए हैं। तो यहाँ से स्थिति आप देखें और इधर जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ देखिए आप किस तरह से रोएबाजी और लाठी पत्थरबाजी तमाम चीज हुई है। तो ये देखिए किस तरह से जो रोड़े हैं पत्थर है और यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें किस तरह से जो क्या मत चलाइए, रुक जाइए और उधर के तड़ातड़ पत्थर आ रहा है। तो हम लोग जो है न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई हमारे कई लोग के माथे फूट गए, खुद हमारे हाल के देखिए यहाँ पर पत्थर लगा, पत्थरबाजी हम लोगों ने कंट्रोल किया लेकिन पुलिस वाले अब वो गेट से घुसा है, वो गेट से गांधीयन के घर में घुसने का प्रयास किया था। ये गांधी की लाठी बहुत महत्वपूर्ण है। इन नए फिरंगियों को भी गांधी जी भारत से बाहर करेंगे और इसलिए गांधी भक्त हर एक आदमी हर उनके जुर्म टक्कर में यहाँ खड़ा।
आज पूरे देश में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला था। पीएम आवास के पास राहुल गांधी के प्रदर्शन के विरोध में हर राज्य में कांग्रेस दफ्तरों के घेराव का प्लान तैयार किया गया था। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन की 4 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर यूपी की राजधानी लखनऊ की है, जहां बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है, जहां हाथों में तख्तियां लेकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। तीसरी तस्वीर जयपुर की है, यहां भी बीजेपी कार्यकर्ता झंडा लेकर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। इसके अलावा देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। देश के हर हिस्से में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध के सुर बुलंद किए, तो कांग्रेस ने भी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गुजरात के सूरत में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, बीजेपी के खिलाफ विरोध के सुर बुलंद किए, जहां हंगामे की आशंका पर पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इसके अलावा बेंगलुरु में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे और तमिलनाडु में भी कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कई जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आए, कई जगहों पर टकराव हुआ, लेकिन सवाल है कि छात्रों और जनता से जुड़े मुद्दों पर प्रदर्शन में हिंसा क्यों हावी हो रही है? क्या मुद्दों की लड़ाई छोड़कर शक्ति प्रदर्शन की राजनीति हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस दफ्तर के बाहर संग्राम छिड़ा तो बीजेपी दफ्तर के बाहर भी जमकर हंगामा हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट यानी सीजेपी प्रोटेस्ट में हुए लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी जुट गए। अब बीजेपी दफ्तर पर पत्थरबाजी की गई, जिसके चलते अफरा तफरी वहां पर मच गई। जब पटना बीजेपी दफ्तर के बाहर बवाल मच रहा था, तब हमारे सहयोगी संजीव राय ने एक रिपोर्ट तैयार की है। वो रिपोर्ट जरा आपको दिखाते हैं। पर किस तरह से देखिए जो तमाम लोग हैं वो मौजूद है और पत्थर मारा है, उधर से पत्थर मारा है। विरोध करने का तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देखिए किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पर जो है प्रदर्शन जो है। अब यहाँ देखिए फिर से एक बार किस तरह से जो यहाँ पर पत्थरबाजी भी हुई है। यहाँ देखिए जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ से मौजूद है। इधर तो आप देख सकते हैं तस्वीरें, आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर जो है प्रदर्शन उग्र हो चुका है। और ये बीजेपी कार्यालय के बाहर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, किस तरह से जो पत्थरबाजी हो रही है। और ये आप देख सकते हैं भाजपा कार्यालय के बाहर की तस्वीर, जो प्रदर्शनकारी है किस तरह से जो भाजपा कार्यालय वहां पत्थरबाजी कर रहे हैं। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो पत्थरबाजी हो रही है और रोएबाजी की जा रही है भाजपा की तरफ से। और ये प्रदर्शनकारी जो है, और देखिए यहाँ भाजपा कार्यालय में किस तरह से लोग जो है वो देखिए किस तरह से जो इधर प्रदर्शनकारी है वो पत्थर के फेंक रहे हैं। और देखिए इधर देखिए पुलिस जो है किस तरह से उग्र हो रहे हैं। और भाजपा कार्यालय के बाहर की तस्वीर किस तरह से जो प्रदर्शनकारी है उसको पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ से तस्वीरें किस तरह से उग्र हो रहा है प्रदर्शन। और ये आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, तो आपको अभी किस तरह से जो भाजपा कार्यालय है उसके बाहर आपको हम दिखा रहे हैं जो तस्वीरें हैं वो किस तरह से है। और अब पूरी तरह से जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय के बाहर भाजपा के लोग गए थे, उसी तरह से यहाँ भी अब भाजपा कार्यालय के बाहर भी देखिए यहाँ पर पुलिस जो है अब कहीं ना कहीं एक्शन में है।
और पुलिस जो है अब एक्शन में आई है। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर किस तरह से आपको तो तस्वीरें देखिए इधर भाजपा की तरफ से भी, और ये जो है पूरी तरह से उग्र होती भीड़। और यहाँ पर आपको मेरे तस्वीरें दिखाई किस तरह से जो भाजपा कार्यालय के पर जो है जो प्रदर्शनकारी हैं, जो प्रदर्शन कर रहे छात्र हैं, युवा हैं, वो उग्र हो चुके हैं। और भाजपा कार्यालय जो कि पूरी तरह से भाजपा के जो समर्थक हैं वो यहाँ अब कहीं ना कहीं पुलिस समझाने का काम कर रही है। और उधर देखिए किस तरह से जो कार्यकर्ता है वो लगातार आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं भाजपा कार्यालय के बाहर से कि क्या तस्वीर बनी है। इसी बीच आगे बढ़ते हुए एक बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर है गुरुग्राम से, जहां सोनम वांगचुक से मिलने के लिए पहुंचे विपक्षी सांसदों को पुलिस ने रोक लिया है। मेदांता अस्पताल के गेट पर धरने पर बैठ गए हैं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह। मेदांता अस्पताल के गेट पर रोके गए हैं विपक्षी सांसद, धरने पर बैठ गए हैं। संजय सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इतिहास में पहली बार सुन रहे हैं कि अस्पताल में भर्ती किसी मरीज से लोगों को मिलने से रोका जा रहा है। हम सोनम वांगचुक से मिलने आए हैं। दरअसल 55 विपक्षी सांसदों ने वांगचुक को पत्र लिखकर अनशन खत्म करने की अपील की है। इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। इसमें आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के 15 नेता शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से, सोनम वांगचुक से मिलने के लिए पहुंचे विपक्षी सांसदों को पुलिस की ओर से रोक लिया गया है। मेदांता हॉस्पिटल के गेट पर धरने पर बैठे हैं आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह। और संजय सिंह ने कहा है कि हमने पहली बार देखा है कि कोई अस्पताल में मरीज भर्ती है और हम उससे अगर मिलना चाह रहे हैं और हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है, उसे रोका जा रहा है, ये पहली बार है। बाकायदा इसमें कई विपक्षी नेता शामिल हैं। वांगचुक पिछले 25 दिनों से भूख हड़ताल पर है। उन्हें पहले जंतर मंतर से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था। मंगलवार को कोर्ट का आदेश आता है, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें मेदांता अस्पताल शिफ्ट किया गया और यहीं पर उनका इलाज चल रहा है। सुबह केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने वांगचुक से मुलाकात भी की थी, हालांकि इसकी डिटेल सामने नहीं आई है। उधर सोनम वांगचुक ने आज इन्हें पत्र लिखकर कहा है कि वे अनशन खत्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भरोसा दिया जाए कि आंदोलन कर रहे स्टूडेंट्स पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसी बीच दिल्ली से भी बड़ी खबर आप तक साझा करते हैं। मेट्रो यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। डीएमआरसी ने सभी स्टेशन खोल दिए हैं। हालांकि प्रदर्शन को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण जहां पर इंटरचेंज ज्यादा है उन स्टेशन को बंद किया गया था। स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही अब पूरी तरीके से बहाल हो चुकी है, सुचारू हो चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही पूरी तरीके से बहाल हो चुकी है। डीएमआरसी ने सभी मेट्रो स्टेशन खोल दिए हैं और यात्रियों की आवाजाही पूरी तरीके से बहाल करने पर फैसला लिया गया। 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया था कल, लेकिन अब खोले गए। दरअसल प्रदर्शन के पहले दिन राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के अंदर युवाओं की भारी भीड़ घुस आई थी और इसी के चलते सुरक्षा को देखते हुए डीएमआरसी ने ये फैसला लिया था और अब सभी मेट्रो स्टेशंस को खोलने पर फैसला डीएमआरसी की ओर से सामने आया है। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।